क्लीनिंग के हवाले से हमने काम कर लिया था और मिसिंग डेटा और ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ पढ़ ली थी, डुप्लीकेट रिमूविंग। आज कुछ थोड़ी सी चीज़ें हमने और करनी है। डुप्लीकेट्स रिमूवल हमें आ गया है, मैपिंग हम पढ़ रहे थे। डिस्क्रिटाइजेशन और बिनिंग। अभी करते हैं। अच्छा, डिस्क्रीट क्या चीजें होती है भाई? हाँ, जो कंटिन्यू ना हो। जैसे अगर हम वैल्यूज की बात करते हैं तो व्हाट वी फाउंड के हमारे पास जो है डेटा जो है वो दो तरह का होता है। ऐसा डेटा होता है अभी, कंटिन्यूस डेटा और डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। कैसे डिफाइन करेंगे भाई कंटिन्यूस और डिस्क्रीट को, कि ये क्या चीजें होती है? कंटिन्यूस में एक सीक्वेंस चली जाती है। हमारे पास अगर बहुत ही हम सिंपल अंदाज में ये समझ लें कि भाई जो आमतौर पे हमारे जहन में होता है कि भाई ऐसी वैल्यूज जो डेसिमल में क्या हो सकती हैं, डेसिमल होती हैं, यानी पॉइंट्स वाली फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं, वो क्या होती हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और ऐसी वैल्यूज जो होल नंबर्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ कह रहा हूँ डेसिमल वैल्यूज और होल नंबर वाली वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास डिस्क्रीट और कंटिन्यूस होती हैं। तो अब यहाँ पर देखें, अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास किसी कॉलम में लोगों की हाइट लिखी हुई है, हाइट लिखी हुई है, तो ये कैसी वैल्यू होगी, कंटिन्यूस या डिस्क्रीट? कैसे पता? अभी मैंने वैल्यू तो लिखी नहीं। अगर उसकी हाइट पूरी 6 फुट की है तो हाँ, अगर अगले दिन सुबह उठा और 7 फीट का हो गया तो? अच्छा देखो, व्हेन वी से कि भाई सुन लो कि हाइट जो है वो कंटिन्यूस वैल्यू होगी, तो बेसिकली जब हम कहते हैं डेटा कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है, तो हम एक्चुअल में ये चेक करते हैं कि ये जो डेटा है क्या पॉसिबल है कि इसके अंदर डेसिमल में वैल्यू आ सकती है। अगर आ सकती है तो फिर वो कैसी वैल्यू है, उस वक्त है या नहीं। नंबर देखकर मैं नहीं कह सकता कि भाई ये कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है।
मेरी बात समझ रहे? अगर नंबर लिखा हुआ है कहीं, फॉर एग्जाम्पल एज का कॉलम है, एज कंटिन्यूस वैल्यू होती है, एज में 60 लिखा हुआ है अगर और डेसिमल नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है? एज डिस्क्रीट हो जाएगी क्या? नहीं, बल्कि हम देखेंगे कि हमारा वेरिएबल क्या है, क्या उसके अंदर कंटिन्यूस वैल्यू पॉसिबल है। जैसे हाइट के केस में मैंने बताया कि भाई उसका हाइट जो है वो 6 फुट है, अब वहां 6 लिखा हुआ है, तो क्या ये डिस्क्रीट हो जाएगा? नहीं नहीं, हम ये देखेंगे कि भाई ये बेसिकली ये कैसा वेरिएबल है, इधर इसके अंदर डेसिमल वैल्यू आ सकती है या नहीं आ सकती? आप कहेंगे आ सकती है, तो फिर इसकी टाइप क्या होगी भाई? कंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन अगर एक वेरिएबल और हो जाए, मैं कहूँ भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अब क्या करूं? अब ये देखो कि इसके अंदर क्या डेसिमल वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती। ठीक है, जाहिर है यहाँ पर एक होल नंबर ही आएगा एंड दैट वुड बी डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक है, तो सिर्फ हम जल्दी में ये अक्सर पढ़ते हैं और करते हैं कि भाई डेसिमल अगर वैल्यू आ रही है तो वो कैसा वेरिएबल है या वो कैसी क्वांटिटी है? कंटिन्यूस क्वांटिटी है। और डेसिमल नहीं है तो वो डिस्क्रीट क्वांटिटी है। तो डेसिमल ना हो के भी कोई क्वांटिटी कंटिन्यूस वाली हो सकती है भाई, हो सकती है, किसी का हो सकता है वो उसका डेसिमल ना बन रहा हो, राउंडेड वैल्यू। बहरहाल ये मैं हम यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम अभी पढ़ने जा रहे हैं डिस्क्रीटाइजेशन। डिस्क्रीटाइजेशन यानी हमने वैल्यूज को डिस्क्रीट बनाना है। और कैसी वैल्यूज को डिस्क्रीट बनाना होगा? जाहिर है जो कंटिन्यूअस होंगी उनको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रीट बनाना पड़ेगा। सवाल फिर यहाँ पर एक और आता है, वाई, क्यों मैं कंटिन्यूअस वैल्यूज को डिस्क्रीट बनाऊं? जरूरत क्या है भाई? अच्छा, कुछ चीजें और छोटी सी यहाँ पर सीख लें। जो हमारे पास कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं, अगर हम उनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कैसा ग्राफ बनता है? हिस्टोग्राम्स बनते हैं। क्या बनते हैं? हिस्टोग्राम्स बनते हैं। और हमारे पास जो डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं उनके क्या बनते हैं? बार प्लॉट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? बार प्लॉट्स बनते हैं। अच्छा, ये मेरे बात यहाँ आ गई है और जाहिर है ये इसको समझना भी पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा होता है और उसको हमें एनालाइज करना होता है, तो कंटिन्यूअस डेटा को एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। कैसे डिफिकल्ट होता है? देखो ये बात हम यहाँ पे करते हैं, कैसे डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बल्कि हम अपने डाटा सेट ही कोई देख लेते हैं। हमने प्रीवियसली डाटा सेट लिया था, लाइक ये एज वाला कॉलम, यही हमारे पास इस वक्त कैसा है? ये और सैलरी वाला भी कंटिन्यूस है ना? ठीक है, मैं डाटा ले लेता हूं। ठीक है, ये हमारा डाटा है, इसके अंदर हमने देखा हुआ है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। अभी ये एज का कॉलम है, जरा समझो भाई। अब मैं जानना चाह रहा हूं एज की रेस्पेक्ट से अपने एम्प्लॉयज की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को देखना चाह रहा हूं एज की रेस्पेक्ट से। क्या कर सकते हैं इस वक्त हम? क्या कर सकते हैं? हाँ, मेरा सवाल सुन ले। मेरे पास ये एज का कॉलम है, मैं एज की रेस्पेक्ट से कुछ एनालाइज करना चाहता हूँ, कुछ गेट करना चाहता हूँ डाटा से। क्या कर सकता हूँ इस वक्त में?
ग्रुप बना सकते हैं एज का, और अंडर और ओवर। नहीं, अभी सिर्फ एज की बात कर रहा हूँ। अगर मैं, चलो प्रोफेशन की बात करूं, मैं ये जानना चाहूँ कि यार मैनेजर की एज जो है, तो मेरे पास तो डिफरेंट एजेस आ जाएंगी। देखो, कंटिन्यूअस डेटा के अंदर प्रॉब्लम ही यही होता है, यही प्रॉब्लम होता है कि वहां तो नंबर्स लिखे हुए हैं, और नंबर में क्या हो रहा होता है, वेरिएशन जो है वो चल रहा होता है। ठीक है। अगर अगर मैं किसी तरह अगर मैं किसी तरह यहाँ पर एक काम कर लूँ, वो एक काम ये है कि मैं इन इस एज को की बिन्स बना लूँ। क्या बना लूँ? जिस तरह उन्होंने कहा ग्रुप्स बना लूँ। अगर मैं एनालाइज करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कहूँ भाई, मेरे पास 10 से लेके 20 साल तक वाले एम्प्लॉय कितने हैं, 10 से लेके 20 साल का एक बिन बना लूँ, 20 से लेके 30 साल तक का एक बिन बना लूँ, 30 से लेके 40 साल तक का एक बिन बना लूँ, 40 से 50 एक, 50 से 60 एक, और 60 से 70, जितनी भी मैक्सिमम एज है उतने बिन्स बना लूँ। अब मैं कुछ बेहतर एनालाइज कर सकता हूँ डाटा को, कि भाई ये जो 20 से 30 वाले लोग हैं, ये किस सैलरी रेंज में हैं, इनके डेजिग्नेशंस क्या है। अब ये जो 20 से 30 किया है, मैंने क्या कर लिया, बेसिकली मैंने ग्रुप कर लिया है, ग्रुप कर लिया है। और एज के कॉलम को जो कंटिन्यूअस था, एक मैंने डिस्क्रीट वैल्यू बना ली, उनका एज ग्रुप बना लिया है। एक ग्रुप को मैंने बिल्कुल यंग कह दिया, दूसरे को थोड़ा ओल्ड कह दिया, तीसरे को कुछ और कह दिया। तो पहले जो हमारी एज थी कंटिन्यूअस, अब हम उसको किस रेस्पेक्ट से देख रहे हैं, डिस्क्रीट की रेस्पेक्ट से देख रहे हैं। इसी तरह सैलरी की बात करूं अगर मैं, अब सैलरी पे इस वक्त मैं मिन, मीडियन, मिन और एवरेज ही बता सकता हूं, और क्या कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं सैलरी रेंजेस डिफाइन कर लूं, उसके भी बिन्स बना लूं, तो फिर मैं ये कर सकता हूं भाई कि इस ग्रुप, इस रेंज ऑफ सैलरी में भाई कितने लोग हैं, कितने मैनेजर आ रहे हैं, कितने ऑफिसर आ रहे हैं, आराम से मैं इसको एनालाइज कर सकता हूं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम बेसिकली यही काम करने जा रहे हैं कि हम कंटिन्यूअस वैल्यू को डिस्क्रीट बना रहे हैं, और उनके क्या क्रिएट कर देंगे, हम बिन्स क्रिएट कर देंगे। बिन्स का मतलब है ग्रुप्स क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ग्रुप्स क्रिएट कर देंगे। बहुत काम आता है। कैसे करना है, हमारे पास सिंपल एजिस का जो डेटा सेट है, मैं उसको ले लेता हूं। डेटा सेट में एजिस तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। सिर्फ मैं अब यहां पर क्या करूंगा, एक बिन्स डिफाइन करूंगा कि मैं क्या बिन बनाना चाह रहा हूं, क्या बिन बनाना चाह रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अभी ज्वाइन नहीं किया, लिंक तो मैंने भेजा। ओहो, एक मिनट, कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। मैंने शेयर कर दी थी स्क्रीन, शायद बंद हो गई। ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, बिन बना रहा हूँ, किसके लिए, एजिस के लिए। तो क्या बिन बना लूँ भाई, उसके लिए मुझे दो बातें पता होनी चाहिए। क्या, कि भाई मेरे डेटा में मिनिमम कितनी एज है, और मैक्सिमम कितनी एज है ना। तो जब मैं मैक्सिमम एज कितनी है भाई,
23 से 50 है। इसका मतलब अब जो मैं बिन बनाऊंगा वो क्या बनाऊंगा, 20 से लेकर 30 तक, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, ये मैंने क्या डिफाइन कर दिए, बिन्स डिफाइन कर दिए। अब बिन डिफाइन करने के बाद मुझे सिर्फ क्या देना है, इसको कैटेगरीज देनी है और डाटा देना है। क्या बोला हमने जी कि भाई डाटा डॉट एज और ये बिन पर क्या कर दो, कट लगा दो। अब हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर, ये बिन्स बन गए। अब ये फॉर एवरी डेटा पॉइंट ये आ गया कि पहला जो बंदा है वो किस किस बिन में आ रहा है, 40 से 50 में। दूसरा बंदा किस में आ रहा है, अच्छा मैं इसके अंदर और भी चीजें दे सकता हूं कि मैं यहां पर लेबल्स दे सकता हूं। ठीक है, क्या दे सकता हूं, लेबल्स दे सकता हूं। लेबल्स में मैं क्या लिख देता हूं यहां पर, जो मेरा पहला बिन होगा 20 से 30 वाला, उसका नाम क्या होगा, यंग। और दूसरा क्या होगा भाई 30 से 40 वाला, हाँ मिडिल। चलो, और 40 से 50 वाला, नहीं नहीं आएगा, नहीं आएगा, नाराज नहीं करो लोग। हाँ ये सही है यार, छोटा, दरमियाना और बड़ा, ये सही है। तो देखो क्या क्या लग गया, हर एक। अब इन कैटेगरीज, इस कैट्स को मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे कहता हूं भाई डेटा कैटेगरीज एज कैटेगरीज, सही है। और उसमें ये कैट्स डाल दिए। अब मेरे पास क्या हो गया भाई, डेटा के अंदर एक कॉलम बन गया कि भाई ये जो बंदा है ये बड़े वाले कैटेगरी में आ रहा है। तो अब जब ये एज कैटेगरी मेरे पास बन गई, तो अब मैं क्या क्या कर सकता हूं, देखो अब मैं यहां पर कहता हूं डेटा डॉट एज कैटेगरी डॉट वैल्यू काउंट्स, क्या बता रहा है, छोटे मेरे पास 13 है, बड़े 10 है, दरमियाने 2 है। अच्छा, और क्या कर सकता हूँ, इनकी बेसिस पे, अभी हमने ग्रुप बाय नहीं पढ़ा है तो हम ग्रुप बाय पढ़ेंगे, इनकी बेसिस पे मैं ग्रुपिंग कर सकता हूँ। ठीक है, छोटों की अलग सैलरी निकाल सकता हूँ, बड़ों की अलग एवरेज सैलरी निकाल सकता हूँ कि जो बड़ी एज के हैं उनकी। तो अब ये काम पहले नहीं हो रहा था जब हमारे पास कंटिन्यूअस फॉर्म में डेटा था। ठीक है, हमने क्या करा भाई, बिन बनाया, बिनिंग की, और उसके बाद उसको डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो एज यहाँ कंटिन्यूअस है, बट ये किस कैटेगरी में आ रही है, बड़े वाले की कैटेगरी में आ रही है, लिहाजा ये जो है हमारे पास कैटेगरिकल है। तो इसको जरा कर लो, पुराने वाले डाटा के साथ ही हमने डाटा लोड किया है। ठीक है, क्या काम किया मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि बात समझ में आए। हमारे पास ऐसा डाटा होता है, कंटिन्यूअस डाटा होता है और डिस्क्रीट डाटा होता है। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त हम ये कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस डाटा को क्या कर रहे हैं भाई, डिस्क्रीट डाटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। सवाल ये है क्यों कर रहे हैं, सो दैट हम कोई अच्छा एनालिसिस जो है उसके अंदर से निकाल सके डिस्क्रीट डाटा के ऊपर। तो मैं अब मैं इसके डिस्क्रीट को जो है वो प्लॉट्स भी कर सकता हूँ और ग्राफ भी बना सकता हूँ और परसेंटेजेस भी निकाल सकता हूँ कि भाई मेरे पास मेरे टोटल डाटा में छोटे कितने परसेंट लोग हैं, बड़े कितने परसेंट लोग हैं, दरमियाने कितने परसेंट लोग हैं। ठीक है, अब इसको पहले आप लोग रन करें। डाटा आपके पास है क्या, पुराना वाला एम्प्लॉय वाला डाटा ही मैंने लिया है। क्या पीडी डॉट कट, कट ने एज के ऊपर ये बिन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और जो बिन्स बने उनको हमने लेबल्स दे दिए, क्योंकि हमने 3 ही बिन बनाए हैं, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो 3 कैटेगरीज जो है मैंने यहाँ पर दे दी।
राइट। अब आप क्या करेंगे, सैलरी के ऊपर बना लेंगे। किसके ऊपर? सैलरी के ऊपर आप खुद बना लें। 20 से 30 एक, ठीक है। अच्छा, और फिर 31 से 40 होगा, और 41 से 50 होगा। हाँ हाँ, 3 कैटेगरी, इसीलिए मैंने यहाँ कैटेगरीज 3 दी। एज के ऊपर भी करें, उसके ऊपर सैलरी के ऊपर करें। सेम काम इसी तरह बिन बनाएं और सैलरी के ऊपर करें। क्या? नए बिन बनाओगे ना? इसको इसको नाम दे दो एज बिन। एज बिन्स, ताकि गड़बड़ खत्म हो जाए, एम्बिग्यूटी निकल जाए। एज बिन्स, और वो वाले क्या होंगे? सैलरी बिन्स। कौन सा वाला? ये जो बिन बने, मैंने उसको कैटेगरीज के नाम से सेव किया, कैट्स, कैटेगरीज शॉर्ट फॉर्म में कैट्स। बुक में वही लिखा था तो मैंने वही। अब आपकी मर्जी है। मर्जी है आपकी, कॉपी पेस्ट मारें या उसी में एडिट कर लें या खुद टाइप कर लें। हो गया। नहीं, जरूरी नहीं। हाँ, आपकी मर्जी। इक्वल इंटरवल की जरूरत नहीं। सैलरी के बिन्स बनाएं और मुझे बताएं कि कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 0 से 50 हजार है। वो कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 50 हजार, 51 हजार से ऑनवर्ड 1 लाख तक है। हो जाए तो मुझे बताएं भाई। सही है, अब सारे आ गए।
चले, हो गया सैलरी? अरे यार, एक लाइन तो लिखनी है। होने दो। ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई। चलें, आगे बढ़े। अच्छा जी। तो बॉक्स प्लॉट के थ्रू हमने आउटलायर्स को ऑब्जर्व किया था और ये अंदाजा लगाया था कि भाई हमारे डाटा में आउटलायर हैं या नहीं है। जैसे आपको याद होगा, मैंने C1 के थ्रू बॉक्स प्लॉट किया था और मैंने कहा भाई एज का बॉक्स प्लॉट बनाओ। एंड क्या इस एज के कॉलम में आउटलायर है? एज के कॉलम में आउटलायर जो हमें नहीं नजर आ रहा। ये मिनिमम लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन है और ये विस्कर्स भी बोलते हैं इनको। ये आपको नजर आ रहा है? A box plot gives 5 number summary of a set of data, which is minimum, first quartile, median, third quartile, maximum. तो अब ये जो मिनिमम और फर्स्ट क्वार्टाइल के दरमियान कितना डेटा होता है? 25%। ठीक है, इसी तरह हर एक क्वार्टाइल में 25 होता है। तो मीडियन तक कितना हो जाएगा? मिनिमम से 50% और क्वार्टाइल 3 तक 75% एंड देन 75 टू अबव मैक्सिमम तक 100%। इस मिनिमम और मैक्सिमम से बाहर जो वैल्यू होती है वो आउटलायर वैल्यूज कहलाती है। अच्छा, ये आउटलायर जो है ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल्स। ठीक है, वैसे ही देख के बड़ी या छोटी वैल्यू नहीं, बल्कि डाटा की परसेंटाइल के हिसाब से जो है आउटलायर डिसाइड होते हैं। हम आउटलायर जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं और डाटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। लाइक
हमारे पास जो कुछ चीजें होती हैं जिसको आप, मैं बताता हूं, हमारे पास ये वाली इमेज देख लें। ठीक है, एक हमारे पास मिनिमम है। मिनिमम क्या क्या फॉर्मूला है भाई? क्वार्टाइल 1 - 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज, और मैक्सिमम क्या है अभी? क्वार्टाइल 3 + 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज। इस मिनिमम और मैक्सिमम के बाहर जो होते हैं वो सारे क्या हैं? आउटलायर होते हैं। अब देखो, मैंने अगर अपने डेटा में आउटलायर डिटेक्ट करना है तो मैं क्या करने लगा हूं? अभी मेरे को एज में हमें जो है वो आउटलायर नजर नहीं आया। अच्छा ठीक है, सैलरी में चेक कर लेते हैं। SNS डॉट बॉक्स प्लॉट डेटा डॉट सैलरी। सैलरी में मुझे यह नीचे आउटलायर नजर आ रहा है और ऊपर भी एक आउटलायर नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये तो अभी एक 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 आउटलायर है, तो आप आसानी से देख रहे हैं शायद वो 2 लाख जिसकी सैलरी है वो आउटलायर हो रहा है, और शायद यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अभी क्योंकि डाटा कम है ना, आपने जल्दी से उसको अंदाजा कर लिया, बट जब डाटा हमारे पास हजारों रिकॉर्ड होंगे, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड होंगे, तो ये वैल्यूज बहुत ज्यादा ज्यादा आ रही होंगी, तो फिर हमें एग्जैक्टली एक एक वैल्यू का पता नहीं चलेगा। तो अब अगर मैं पकड़ना चाहता हूं कि भाई ये डाटा है कौन सा, वो बंदे कौन से हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं एक फंक्शन यहां पे लिखता हूं, एक फंक्शन बना लेता हूं भाई, आउटलायर डिटेक्टर। ठीक है, इसके पास कोई डाटा आ जाएगा कॉलम का। हमने क्या कहा है भाई? आउटलायर जो है वो कैसे, कौन सी वैल्यू होती है? जो मिनिमम से बाहर हो और मिनिमम से छोटी हो और मैक्सिमम से बड़ी वैल्यू। तो मिनिमम कैसे डिफाइन हो रहा है? उसका ये फार्मूला है। तो अब मेरे पास जो भी कॉलम होगा, समझे जरा, अब मेरे पास जो भी कॉलम होगा, मैं सबसे पहले जो Q1 है, Q1 कितना है? 25 परसेंटाइल। ठीक है, तो पहले तो मैं Q1 कैलकुलेट करता हूं। क्या कैलकुलेट करता हूं? Q1। Q1 कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास नंपाई में फार्मूला मौजूद है। ठीक है, क्या फार्मूला है अभी? NP डॉट परसेंटाइल, नंपाई डॉट परसेंटाइल, और मैंने यहाँ पर डाटा दे दिया और यहाँ पे बता दिया कि भाई 25। मैं ज़रा इसको एक बार अलग से भी चला के देख लूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए सही लिख रहा हूँ। NP डॉट परसेंटाइल और डाटा डॉट फॉर एग्जाम्पल एज। एक मिनट में चेक कर रहा हूँ, खाली मैं उसको रन करके एक बार चेक कर रहा हूँ। आगे पीछे हो जाती है असल में। एज में नन वैल्यू भी आ रही है, शायद इस वजह से हो रहा है। फिर एक काम करता हूँ मैं, डाटा डॉट एज डॉट कर देता हूँ उसको। किससे फिल करूँ भाई? मीन से कर देता हूँ, सही है। सबको पता है मैंने क्या लिखा ना? ठीक है, एज के अंदर जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको एज ही की मीन वैल्यू से पक्का फिल कर दिया। नाउ अब क्या आ रहा है अभी?
नंबर्स और ठीक है, पहले ये आएगा बाद में ये आएगा 25। तो कितना आ रहा है परसेंटाइल भाई? 25 परसेंटाइल कितना आ रहा है? 27, यानी जिनकी एजेस 27 तक है वो सब किस रेंज में आ रहे हैं? डेटा का 25% में आ रहे हैं। तो अब मैं यहां पर Q1 लिख रहा हूं। Q1 में क्या लिखा मैंने कि NP डॉट परसेंटाइल, जो भी डेटा का कॉलम होगा, और क्योंकि मैंने पहला क्वार्टाइल निकालना है तो पहला क्वार्टाइल कितना होता है भाई? 25%। और फिर मैंने कौन सा क्वार्टाइल निकालना है? क्वार्टर 3 निकालना है। तो एनपी डॉट, नहीं 2 की जरूरत नहीं है हमें, एनपी डॉट परसेंटाइल कॉलम, और कितना होगा भाई ये? 75 परसेंटाइल। बाद में मैंने क्या निकालना है? बाद में निकालना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना होगा भाई? Q3 माइनस Q1। सही है? इसको देख लो दोबारा, परेशान नहीं होना कि क्या लिख रहा हूं। मुझे क्या चाहिए इस फॉर्मूले में? Q1 चाहिए, Q3 चाहिए, और क्या चाहिए? IQR। IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है, रेंज बिटवीन क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3। ये क्या कहलाता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये नजर आ रहा है आपको, देखो ऊपर, ये एरिया क्या कहलाता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये मैंने तीनों चीजें निकाली अभी, तीनों चीजें निकाली, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 और इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब जी 2 की जरूरत नहीं पड़ रही ना, यही तो दिखा रहा हूं। 2 ये रहा बीच में, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही। Q1 Q3 बीच में Q2 है, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही हमें। इन दोनों फार्मूलों में 75 Q3 होता है, 50% मीडियन होता है क्वार्टाइल 2। अब हमने क्या किया? अब हमें क्या चाहिए? बेसिकली हमें रेंज डिफाइन चाहिए कि भाई जो मिनिमम से छोटा होगा वो आउटलायर होगा, जो मैक्सिमम से बड़ा होगा वो आउटलायर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भाई लोअर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री क्या है हमारे पास? लोअर बाउंड्री हमारे पास Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय इंटर क्वार्टाइल रेंज। यही है, यही है। और अपर बाउंड्री क्या है? अपर बाउंड्री हमारे पास है Q3 प्लस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, राइट। तो अब यहां से ये फंक्शन मुझे क्या क्या चीजें दे देगा? ये मुझे रिटर्न करा देगा लोअर बाउंड्री कॉमा अपर बाउंड्री, दो चीजें मुझे यहां से मिल जाएंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? सही है। वो हम जो डेटा भेजते हैं फंक्शन के अंदर वो इसमें आ जाएगा ना, कोई से भी कॉलम होगा, एज का कॉलम, सैलरी का कॉलम, हाइट का कॉलम, वेट का कॉलम। हम यहां से भेजते हुए तो उसका सही नाम देंगे, वहां पर तो किसी भी वेरिएबल में पकड़ लो आप। ठीक है ना, मैंने जनरल नाम इसलिए लिखा है कि हर दफा एज थोड़ी होगा ना, हर दफा सैलरी होगा, कोई भी हो सकता है। तो अब ये हो गया हमारे पास। मैं यहां पे क्या करता हूं? मैं कहता हूं भाई डेटा, डेटा डॉट एज डॉट, सिर्फ आउटलायर का फंक्शन कॉल करना है, और इसको कौन सा डेटा देना है? डेटा डॉट एज देना है। ये बदले में मुझे क्या बता रहा है? मिनिमम बाउंड्री 0 है और मैक्सिमम कितनी है? 72। क्योंकि एज में कोई आउटलायर था नहीं, इसलिए आराम से सारे लोग गुजर जाएंगे ना। सैलरी में आ जाता हूं। सैलरी में अभी मिसिंग वैल्यूज हैं, तो पहले सैलरी की मिसिंग वैल्यूज को भी
ठिकाने लगाते हैं, डेटा डॉट एज डॉट फिल एन ए डेटा डॉट सॉरी डेटा डॉट सैलरी डेटा डॉट सैलरी डॉट मीडियन ठीक है। अब वापस आ जाता हूं यहाँ पे, ये वाला काम बेसिकली हमें ऊपर ले जाना चाहिए यहाँ पर, कि पहले मैंने मिसिंग फिल कर दी है दोनों की, सैलरी में क्या आ गया भाई 72,500, ठीक है, और मैक्सिमम क्या है 1,16,500। अब इन दो वैल्यूज के रेंज के बाहर जितना डाटा होगा वो हमारे क्या कहलाएंगे इस वक्त, आउटलायर कहलाएंगे। तो अब मैं इसको यूटिलाइज कैसे करूंगा डाटा फिल्टर करने में, ठीक, यहां से जो जो चीजें रिटर्न आ रही हैं मैं उसको कह रहा हूं भाई लोअर बाउंड्री कॉमा अपर बाउंड्री, दोनों वैल्यूज यहां सेव हो गई, सही है। लोअर बाउंड्रीज कॉमा अपर बाउंड्री, जो दो वैल्यू रिटर्न आई हैं वो पहली बाउंड्री लोअर बाउंड्री है वो इसमें सेव हो जाएगी और अपर बाउंड्री इसमें सेव हो जाएगी। अनपैकिंग कर दिया मैंने, टपल वैल्यू आई थी अनपैक कर दिया, राइट। अब मैं क्या लिख रहा हूं भाई, मेरा डाटा है, डाटा के अंदर से सैलरी में जाओ, कौन सा डाटा सिलेक्ट करना है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, लोअर बाउंड्री हो, एंड डाटा डॉट सैलरी में जाओ, वो डाटा सिलेक्ट करो जो लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड्री हो। आगे बात समझ में, तो हमारे पास नहीं आउटलायर गायब नहीं हो गए, आउटपुट सोच रहा हूं क्या है, अच्छा ये इससे आउटलायर रिमूव हो गए, मैंने आउटलायर वाला डाटा सिलेक्ट करना है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, वो डाटा सिलेक्ट करो जो क्या हो भाई लोअर बाउंड्री से क्या हो छोटा हो, ये बराबर वाला भी ले लें, नहीं छोटा वाला ले लो, और यहां पर क्या सिलेक्ट करना है ग्रेटर हो। तो इन दिस केस मेरे पास जो डाटा आएगा वो एक भी डाटा नहीं आ रहा, क्यों, सैलरी में हमारे पास मैक्सिमम कितनी थी भाई 2 लाख सैलरी थी, आनी चाहिए यार 2 लाख और 45,000 दोनों आनी चाहिए। यहाँ दोबारा चेक करते हैं भाई क्या आया है, लोअर बाउंड्री और या हमारी क्वेरी गलत है, ये सही बता रहा है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है जरा गौर से देखो दोबारा, डेटा डॉट सैलरी, यार एंड लिख दिया है मैंने, यहाँ पर क्या होना चाहिए और होना चाहिए ना, ठीक है। ये हैं वो वैल्यूज जो हमारे पास क्या हो गई हैं आउटलायर जी, दोनों या तो ये हो या तो ये हो, या तो लोअर बाउंड्री से छोटी हो या अपर बाउंड्री से क्या हो बड़ी हो। एक मिनट इसकी सुनने दो भाई, बोल कैसे आइए, हम पिछले कई दिनों से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे डाटा के अंदर, सुनो भाई सुनो, हमारे डाटा के अंदर जो वैल्यूज होती हैं हम जबानी उनको देखकर आउटलायर वैल्यू नहीं कहते, बल्कि डाटा के अंदर
जो आउटलायर का फैसला होता है स्टैटिस्टिकल बुनियादों पर, वो परसेंटाइल्स की बेसिस पे होता है। किसकी बेसिस पे? परसेंटाइल हमने पढ़ा भी था। बेसिकली क्या होता है? रैंक होता है। ठीक है, पढ़ा था, याद है? तो अब यहाँ जो फैसला हुआ है वो परसेंटाइल की बेसिस पे हुआ है, और परसेंटाइल ने डिसाइड किया है कि जो डाटा आपके पास अवेलेबल है उसके मुताबिक जो सबसे लोवेस्ट परसेंटाइल है वो किस पर है भाई? तो इससे नीचे जितनी वैल्यूज हैं वो उस रेंज से क्या हो रही है? नीचे जा रही है और ज्यादा कम, और जो हाईएस्ट है वो क्या है भाई? यहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो अगर आप गौर करो तो हमारे डेटा का मिनिमम मैक्सिमम कुछ और है, बट परसेंटाइल क्या कह रहा है कि भाई आपके जो डेटा है उसका मैक्सिमम ये है और उसका मिनिमम ये है। तो अब इसकी बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं कि इससे छोटी वैल्यू हमारा आउटलायर है और इससे बड़ी वैल्यू हमारा आउटलायर है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस परसेंटाइल। ठीक है, तो ये वो सारा डेटा है जो किस में आ रहा है? आउटलायर में आ रहा है। अब मेरे को अगर अपने डेटा से आउटलायर, ये तो सिलेक्ट कर लिया, मुझे अपने डेटा से आउटलायर फिल्टर करना है कि आउटलायर डेटा क्या हो जाए? निकल जाए। तो मैं इसी क्वेरी को कैसे लिखूंगा? जैसे पहले लिखी थी हमने, भाई सैलरी वो सिलेक्ट करो जो मिनिमम रेंज से क्या हो? बराबर हो या बड़ी हो। सैलरी वो सिलेक्ट करो, डेटा वो सिलेक्ट करो जिसमें सैलरी मैक्सिमम रेंज से बड़ी, छोटी हो या बराबर हो। तो अब जो सारा डेटा आएगा वो सारा डेटा, उसमें कोई आउटलायर नहीं होगा। इस डेटा में से मैं क्या करूं? सैलरी का कॉलम सिलेक्ट करूं। ठीक है, इस डेटा में से सैलरी का कॉलम सिलेक्ट करूं। एक मिनट, क्या सही लिखी है मैंने? सही है, सही है। जी जी। कहाँ पर? अच्छा, अच्छा, इस सवाल को भी देखते हैं पहले इसको। एक मिनट जो पहले इसको पूरा करें जरा हम। ये हमारी सैलरी है, और यहाँ मैं कहता हूँ भी SNS डॉट बॉक्स प्लॉट। देखो अब इसमें कोई आउटलायर जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा, उस वक्त बेसिकली हुआ ये था कि मैंने वो मिसिंग वैल्यूज फिल नहीं की थी। जब मिसिंग वैल्यूज फिल कर दी तो वो बहुत सारी चीजें जो है उसके आउटलायर में चली गई। अच्छा, दोबारा प्रोसेस को समझ लो, परेशान नहीं हो। अब एक सवाल ये था जो अभी इन्होंने किया कि यहाँ जब मैंने बॉक्स प्लॉट सैलरी का बनाया तो यार दो ही आउटलायर आ रहे थे, अभी इतने सारे क्यों आ रहे हैं हमारे डेटा में? ये बॉक्स प्लॉट ने क्यों नहीं दिखाए? ये इसलिए नहीं दिखाए थे क्योंकि जो मैंने पहले बॉक्स प्लॉट बनाया था वो फिल डेटा करने से, मिसिंग वैल्यू फिल करने से पहले बनाया था। ठीक है, मैं इस ग्राफ को क्या करूं? नीचे ले जाऊं। ठीक है, अब क्या हो गया? हमारे पास ये मिसिंग वैल्यूज पहले फिल हो रही हैं, और बॉक्स प्लॉट अब क्या बन रहा है? बाद में बन रहा है। तो अब देखते हैं कितना हमें दिखाता है ये। ठीक है, अब हमारे पास ज्यादा वैल्यूज होगी। ठीक है, कितनी नजर आ रही है इसमें? यहां पर ज्यादा हो रही है, क्यों? वो बेसिकली जो रिपीट वैल्यू हो रही है उसका पॉइंट तो सेम ही रहेगा ना। वो दो पॉइंट नजर नहीं आएंगे, वो एक के पीछे एक ही पॉइंट नजर आएगा। क्लियर है ये बात? तो ये बात हो गई। हमने मिसिंग वैल्यूज फिल किया, फिर ये बॉक्स प्लॉट से मैं देखा था कि इतने सारे आउटलायर आ रहे हैं, ये हमने फंक्शन बनाया।
और इस फंक्शन से बोला भाई अगर आप ये अलग से एक स्टेप नहीं बढ़ाना चाहते तो मैं इसको इसी के अंदर घुसा सकता हूं, कर दूं क्या? हाँ, मैं सिंपल ये क्या करूंगा, मैं यहां पर देखो जरा, मैं इसको कॉपी करूंगा और यहां पर जो मैंने एल बी लिखा है इसकी जगह मैं ये पूरा फंक्शन उठाऊंगा और इसको यहां पर पेस्ट करूंगा और इस फंक्शन का जो रिटर्न आएगा उसका इंडेक्स 0 उठाऊंगा, क्योंकि ये इंडेक्स 0 है और ये इंडेक्स 1 है। यहां पर लोअर बाउंड्री आ जाएगी एंड सिमिलरली मैं यहां पर क्या करूंगा, अपर बाउंड्री में 1 डाल दूंगा, तो मेरा सेम काम करेगा, बस वो बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। तो दोनों से हमारा काम जो है वो हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, अच्छा आप कर सकते हैं, लेकिन बाज दफा हमारी कोशिश ये होती है कि बस फंक्शन बनाए वहीं कॉल हो, हम एडिशनल काम ना करना पड़े, एक ही लाइन में हमारा काम हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। दोनों आप कर लें, दोनों लिख लें। नाउ टेक योर टाइम और इसको अब करके देखेंगे। अच्छा 1 मिनट क्लियर आउटपुट कर रहा हूं। ठीक है, ये हमने यहां पर सैलरी वाला मिसिंग वैल्यूज फिल करी, देन बॉक्स प्लॉट बनाया, देन फंक्शन, और उसके बाद ये है पूरा काम। समझ में आना चाहिए। अब पूरी स्क्रीन, पूरा काम नजर आ रहा है स्क्रीन पे, अब डाउन और अब क्या करना है? ठीक है, जो परसेंटाइल की बेसिस पे और इंटर क्वार्टाइल रेंज से जब आउटलायर निकालते हैं, और एक दूसरा तरीका भी होता है जिसके थ्रू हम आउटलायर निकालते हैं, वो तरीका कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू, जी स्कोर के थ्रू। ठीक है, जी स्कोर कैलकुलेट करके भी हम आउटलायर निकालते हैं, बट दोनों में फर्क ये होता है कि अगर हमारा डाटा, ये खैर अभी आगे की बात है, अगर हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा नहीं है तो फिर हम परसेंटाइल से निकालते हैं, और अगर डाटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है तो फिर हम जी स्कोर से निकालते हैं। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो दोनों से निकल सकता है, जी से भी और परसेंटाइल से भी, रिजल्ट सही आएगा। बट अगर नहीं है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो फिर हमें परसेंटाइल से ही निकालना पड़ेगा। हम्म, हाँ, पहले ये लिख लें फिर बता। ये ये जो मैंने फंक्शन कॉल करके पहले लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री मंगाए, फिर उसको उठा के यहाँ पर फिट किया। अब मैंने बोला मैं अलग से नहीं मंगा रहा हूँ, बल्कि जब ये क्वेरी चलेगी
तो इसके अंदर फंक्शन खुद ही कॉल हो जाएगा और वो मुझे दो वैल्यूज भेजेगा, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री की वैल्यू इंडेक्स 0 पर है, लिहाजा मैंने यहाँ पर इंडेक्स 0 रख दिया ताकि ये पूरा क्या सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर भी इसको आपको दिखाऊं, मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और इसके आगे मैं 0 लिख देता हूं तो ये मुझे ये वैल्यू देता है, और इसके आगे मैं 1 लिख देता हूं तो ये मुझे ये वैल्यू देता है, क्योंकि ये मुझे दो चीजें रिटर्न कर रहा है टपल के अंदर। 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे ये है। इसको मैंने इधर सेव करा लिया था, नहीं सेव कराऊं तो 0 लिखूंगा तो ये वैल्यू पकड़ेगा, 1 लिखूंगा तो ये वैल्यू पकड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर यही वैल्यू चाहिए थी, डायरेक्ट फंक्शन कॉल, डायरेक्ट वैल्यू यही रिसीव। हाँ, इजाफी काम से बच जाएंगे। डन हो गया। सेकंड लास्ट में इसको इसको यहाँ पर एंड लगेगा ना। क्या गड़बड़ हो गई? वो मैंने सेल जो चलाए हुए थे वो तो क्लियर आउटपुट किया तो वो रिटर्न हो गया। अभी ये इसको पहले फिल कर दूं मैं, अब हो जाएगा ये। सही है। हाँ, तो अब सारा सारा वो डेटा आ रहा है जो आउटलायर वाला है, और एंड में वो सारा डेटा आएगा जो आउटलायर नहीं है। रीरन करोगे सही हो जाएगा, मैं भी कर देता हूँ। डेटा फिल कर दिया है, बॉक्स प्लॉट ऑफ सैलरी, आउटलायर मौजूद है, ये चलाया, ये सारे आउटलायर डेटा, और ये वो डेटा जो आउटलायर नहीं है। अरे यार, 1 घंटे से ऊपर नीचे करे जा रहे हो, बस पता नहीं कर क्या रहे हो। चलो भाई, इतना मुश्किल काम नहीं था यार, ज्यादा टाइम लगा दिया। मैट प्लॉट लिख के थ्रू बॉक्स प्लॉट बना रहे हैं, आप एस एन एस सी बॉन के थ्रू बना लें, आप पांडास के थ्रू बॉक्स प्लॉट भी बन जाएगा।
ये मैंने मैटप्लॉटलिब के थ्रू बनाया। जी जी, अपनी मर्जी का लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड हो वही लिखा करें। पीडी डॉट 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 पता नहीं पांडा का। पांडास प्लॉटिंग डॉट बॉक्स प्लॉट है यार। पीडी डॉट प्लॉटिंग डॉट बॉक्स प्लॉट। ठीक है, तो तीनों सीबॉन लेटेस्ट लाइब्रेरी है, खूबसूरत बनाया है, कलरिंग उसकी अच्छी है और ऑटो कलरिंग चलती है। मल्टीपल होंगे तो कलर्स के चेंज भी कर देगा वो ऑटोमेटिकली। हाँ, तो तीनों से आप प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट, अच्छा यहाँ जो डिटेक्टिंग आउटलायर और फिल्टरिंग दिया हुआ है, ये बस वैसे ही अपनी मर्जी से किसी वैल्यू पे कर दिए फिल्टर करना। अच्छा, रैंडम सैम्पलिंग, इसके काफी सारे मेथड हमने पढ़ लिए हैं परमुटेशन रैंडम सैम्पलिंग के, हम अभी देख लेते हैं जल्दी से। जी, हमारे पास क्या स्लो करूं है? ठीक है, ये हमारे पास डाटा है, वैसे ही बुक में डाटा लिखा हुआ तो वही डाटा ले लिया है। तो क्या करने जा रहा हूं मैं कि, अच्छा अब मैं स्लो स्लो बोलता हूँ। यहाँ हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर मैंने क्या किया, np numpy का जो रैंडम का फंक्शन है उसकी मदद से मैंने कहा अभी परमुटेशन कर दो, 5 नंबर्स दे दो। अच्छा, randomly permute a sequence और return a permuted range। तो आसान जबान में ये समझ लें कि 5 नंबर्स, ठीक है, फ्रॉम 0 to 5, 5 नंबर जनरेट कर दे। अगर मैं पहले इसको सेव नहीं करूं तो व्हाट इट सेज, 34021, दोबारा चला दूं, दोबारा चला दूं, रेंज जो है वो क्या रहेगी, 0 to 4, 5 नहीं शामिल होता। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूं एज अ सैंपल कि मुझे डाटा में से ये सैंपल चाहिए।
तो अब ये रैंडमली सिलेक्ट हो जाएंगे, रैंडमली सिलेक्ट हो जाएंगे। मेरा एक सैम्पलर एरे बन गया है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, सिंपल ये कहता हूँ कि भाई एक काम करो, डेटा डीएफ में से टेक करो, क्या टेक करो, सैम्पलर, यानी ये सैम्पलर। अब सैम्पलर में जो सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स है वही सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स से डेटा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। क्या सीक्वेंस थी सैम्पलर में, अभी ये नई सीक्वेंस आ गई है, ये आ गई 3 1 2 4 0। तो रैंडमली 5 रिकॉर्ड जो है वो क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। ठीक है, यहां से वो सीक्वेंस। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका ज्यादा आसान हल क्या होता है, df डॉट सैंपल 5। तो ये सैंपल भी अपनी मर्जी से यही काम इंप्लीमेंट करता है जो यहाँ पर ये कर रहा है। यहाँ हमने सैम्पलर जनरेट करवाए, उसको बोला टेक दी सैंपल्स, उसने ले लिए, और यहाँ हमने यही काम एक लाइन में बोल दिया। ज्यादा आसान है, ठीक है ना, कि भाई डायरेक्ट हमने बोला सैंपल 5 सैंपल ले लो, अपनी मर्जी से 5 नंबर जनरेट कराएगा और 5 इंडेक्स उठा लेगा। ये जितना हम मोस्टली जब हम ये चाह रहे होते हैं कि डाटा की जो सिलेक्शन है उसमें बायसनेस ना हो, हम अपनी मर्जी का डाटा ना सिलेक्ट करें, बल्कि स्टैटिस्टिकली क्या हो, डाटा रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट हो, ठीक है, तो फिर हम सारे कोई ना कोई मेथड इस्तेमाल करते हैं कि वो रैंडमली सिलेक्ट हो जाए डाटा। जी, डाटा, हाँ हमने किया हुआ भी है, सैंपल तो कई दफा किया है। आ जाओ यहाँ पर, क्या देखना है अभी, देखो। जरूरी नहीं कि यही डाटा लो, हम अपना पुराना वाला डाटा भी ले सकते हैं, उस पर भी चला सकते हैं कि ये मेरा डाटा सेट है, इसके अंदर मैं क्या करूं, डाटा डॉट सैंपल, कितना डाटा है मेरे पास, ये मेरे 26 रिकॉर्ड है। अगर मैं इसमें से कहूँ 10 रिकॉर्ड ले लो सैंपल के, अगर मैं हेड करूंगा तो शुरू के 10 आएंगे, टेल करूंगा आखिरी के 10 आएंगे, सैंपल करूंगा तो रैंडमली 10 रिकॉर्ड आ गए। इसको टुकड़ों में करना है जैसे अभी किया हुआ है हमने, कि पहले अपने सैम्पलर डिफाइन करूं और फिर उठाऊं, तो ये भी कर लो, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर है बात। अरे भाई, क्या, ये तो हमने एक डेटा फ्रेम बनाया है कि हमने एक डेटा फ्रेम को वैल्यूज दे दी numpy के थ्रू, 20 वैल्यू जनरेट करो, उनको रीशेप कर दो 5 रॉस 4 कॉलम में कर दिया उसने, 5 रॉस 4 कॉलम, फिर मैंने कॉलम्स के नाम रख दिए ABCD। सही है, अगर हटा दूंगा कॉलम्स के नाम तो यहाँ पे 0 1 2 3 आ रहा होगा, जैसे वो इंटीजर इंडेक्सिंग और लेबल्स पढ़े थे ना। हो गया, आ गई भाई, ट्रेन आ गई।
अच्छा, ये 14 अगस्त वाला पाया तो नहीं, तो जेब में रखा हुआ था, बच गया, थोड़ा सा हिले जुले। किसी के साथ ना लगाओ, आप अपना डाटा उठाएं यहाँ से, और डाटा पे डायरेक्ट ये काम करते हैं। ये तो डाटा जनरेट करने के लिए हमने ये काम किया है। अगर आपके पास डाटा मौजूद है, आप फेक डाटा नहीं जनरेट करना चाह रहे, तो उस डाटा पे डायरेक्ट लगाओ। ठीक है, numpy के थ्रू डाटा जनरेट किया, ठीक है, और फिर उसको किसके अंदर पास कर दिया, डाटा फ्रेम के अंदर पास कर दिया। अगर मैं इसको भी टुकड़ों में आपको दिखाऊं, तो इतने से क्या काम हुआ है। अब डाटा जनरेट करने की कोई भी तरीके, ये एरे बन गई, ठीक है। इस एरे को मैंने बोला कि क्या बन जाओ, डेटा फ्रेम बन जाओ, तो ये डेटा फ्रेम बन गई। अब इस डेटा फ्रेम को मैंने कहा यार ये अच्छे नहीं लग रहे ऊपर नंबर, कॉलम्स भी दे दूं, तो ये हो गया डेटा फ्रेम का डेटा कॉमा कॉलम्स। तो मैंने यहाँ कॉलम्स के नाम भी लगा दिया आगे, ठीक है। ये हमारा डेटा है और ये हमारे कॉलम्स, ठीक है। भाई डेटा डॉट अभी तो लगाया था, ये हमने डेटा पे तो लगाया, मैंने यहाँ पर देखो, ये हमारा डेटा जो हमने लोड किया हुआ है, इसके ऊपर सैंपल लगा दिया मैंने, सैंपलर नहीं, सैंपल, हाँ। डेटा कहाँ पर, यहाँ पर नहीं ना, ए पर तो एबीसीडी है, 1 2 0 3 4 है ना, अंदर क्या था, 0 1 2 3 4 है। यूं यूं नहीं देखो, यूं नहीं देखो, रॉ वाइज देखो। अब फर्स्ट रॉ में क्या लिखा हुआ है, 1 4 5 6 7, फर्स्ट रो ऊपर आ गई, ठीक है। 3 रॉ में क्या लिखा हुआ है, 3 12 13 14 15, क्या लिखा हुआ अभी, 12 13 14 15, सही है ना। तो रॉ शफल हो रही खाली, अगर कॉलम शफल हो जाएंगे तो वो तो एज हाइट में चली जाएगी, हाइट एज में आ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है कंप्यूटेटिंग इन डमी वेरिएबल्स, देखो है। अच्छा, ऐसे काम करें, नमाज पढ़ के आ जाएं फिर, ताकि जरा फ्रेश हो जाएं। कितने बजे, ठीक है, वजू वगैरह कर लें। असल में ये नया टॉपिक है, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। हाँ, जाए, ठीक है, नमाज पढ़ के आए। तो कंप्यूटिंग इंडिकेटर्स या डमी वेरिएबल्स, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। इससे आपका वास्ता जो है वो आखिर तक पड़ेगा, आखिर तक। हाँ, तो जब भी हम डेटा की स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग कर रहे होते हैं या मशीन लर्निंग मॉडलिंग कर रहे होते हैं,
तो हमारे पास जितने भी कैटेगरिकल डेटा होता है, सब सुन रहे हैं? जितना भी कैटेगरिकल डेटा होता है उसको हमें डमी वेरिएबल्स में क्रिएट करना पड़ता है। अब ये क्या बात है, पहले इस पे बात करते हैं। जितना भी कैटेगरिकल डेटा होता है, कैटेगरिकल नेचर का डेटा होता है, और उस सारे डेटा को हमने डमी डेटा बनाना होता है। सवाल है वाई, डमी क्या चीज़ है, पहले इसको भी हमें समझना पड़ेगा। और जितना आजकल एआई जो है आप इम्प्लीमेंटेड देख रहे हैं, उसके पीछे जो कोर है वो ये कन्वर्जन है जो इस वक्त आप पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उस कोर कन्वर्जन का हम अभी पहला स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, वो आगे बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है उसके अंदर मौजूद है। देखो, स्टार्ट हम यूं करते हैं कि हमारे पास डेटा तो हमने देखा, अगर डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारे पास कैसा कैसा डेटा होता है भाई, न्यूमेरिक और कैटेगोरिकल। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा और कैटेगोरिकल डेटा। अच्छा, न्यूमेरिक डेटा तो नंबर्स होता है, कैटेगरिकल डेटा भी हमारे पास दो तरह का होता है। किसी को याद है, पहले पढ़ा था हमने? नहीं, हमारे पास नॉमिनल होता है और ऑर्डिनल होता है। ठीक है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। अब ये जो नंबर्स हैं वो तो नंबर्स हैं, ठीक है। जो कैटेगरीज हैं वो नॉमिनल और ऑर्डिनल होती हैं। मसलन फॉर एग्जांपल नॉमिनल कैटेगरीज में मैं कह देता हूँ, मेरे पास कलर्स हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सारे क्या है मेरे पास, नॉमिनल डाटा है। ठीक है, मेरे पास सिटी है, तो सिटीज के नाम क्या लिखूंगा अभी, कराची, हैदराबाद, ठीक है, लंदन। आजा, फिर इसी तरह अगर मैं और मिसालें ले लूं, मेरे पास फॉर एग्जांपल एनिमल्स हैं, ठीक है, कुत्ता है, बिल्ली है, एंड सो ऑन। अच्छा, इनको 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 हम नॉमिनल डेटा कह रहे हैं, बिकॉज इनके दरमियान कोई ऑर्डर नहीं पाया जाता। क्या ऑर्डर नहीं पाया जाता? आराम आराम से इस बात को समझिए, मतलब भी आ जाएगा समझ। इनके दरमियान कोई ऑर्डर नहीं पाया जाता। मसलन अगर बहुत सारे कुत्ते बिल्ली यहाँ घूम रहे हो और मैं आपसे कहूँ यार इनको तरतीब से खड़ा कर दो, तो खिलौने रखे हो यार, आप उनको तरतीब से रख दें, तो अब आप क्या कहेंगे, पहले कैट को रखेंगे या डॉग को रखेंगे? किसी को भी रख दें, कोई तरतीब ही नहीं। कोई बंदा आएगा वो कैट पहले रखेगा, कोई बंदा आएगा वो डॉग पहले रखेगा। क्यों? यूनिवर्सल कोई ऑर्डर पाया नहीं जाता। मैं कहता हूँ भाई ये मेरे पास बॉल्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू और बहुत सारे कलर्स की बॉल है, आप इनको एक ऑर्डर में तरतीब दे दें। आप आएंगे पहले कुछ और ऑर्डर रखेंगे, दूसरा बंदा आएगा कुछ और ऑर्डर रखेगा, तीसरा बंदा आएगा कुछ और ऑर्डर रखेगा। इसका मतलब देयर इज नो यूनिवर्सल ऑर्डर, इस डेटा के अंदर कोई यूनिवर्सल ऑर्डर नहीं, राइट। दूसरा हमारे पास होता है ऑर्डिनल डेटा, ये भी कैटेगरिकल ही होता है, बट इसके अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्डर पाया जाता है। जैसे आपने मुझे कहीं किसी होटल में खाना खिलाया, तो मैं क्या करूंगा भाई, उसकी रेटिंग लिखूंगा। क्या करूंगा भाई, मैं कहूंगा यार पुअर रेटिंग भी है, गुड रेटिंग भी है, एक्सेलेंट रेटिंग भी है, एवरेज भी है। अब
है तो ये कैटेगरीज, बट दीज आर ऑर्डर्ड, इनको हम ऑर्डर कर सकते हैं। ग्रेड्स हैं, एफ ग्रेड आ गया, डी ग्रेड आ गया, ए ग्रेड आ गया, ए प्लस आ गया, बी आ गया। कोई भी बंदा इसको क्या कर सकता है आराम से। अब यहाँ लड़ाई नहीं होगी, नहीं यार पहले बी आएगा बाद में आएगा, क्योंकि ये यहाँ हमें डिफॉल्ट में यूनिवर्सली एक तरतीब जो है वो पाई जाती है। ठीक है, और जो नंबर्स हैं ज़ाहिर उनमें दरम्यान तो यूनिवर्सली छोटा बड़ा जो है वो नंबर का सिस्टम चलता ही है। अब होता ये है कि जब हमारे पास कोई डेटा आता है, कोई डेटा आता है लाइक दिस, हमारे पास कोई डेटा आ जाता है, ये हमारी डेटा फाइल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक डेटा हमने ले लिया। इसके अंदर कौन कौन से न्यूमेरिक कॉलम्स है, सैलरी, एज और सीरियल। नहीं, एम्प्लॉय आईडी बज़ाहिर नंबर है, बट ये एम्प्लॉय आईडी जो है वो न्यूमेरिक काउंट नहीं होती है, क्योंकि जितना न्यूमेरिकल डेटा होता है उस पर हम न्यूमेरिकल स्टेट्स लगा सकते हैं। समझना इस चीज को। मेरे पास एज न्यूमेरिक डेटा में बता सकता हूँ, सबसे बड़ी एज कौन सी है, छोटी एज कौन सी है, एवरेज एज कितनी है, मीन कितना है, मॉड कितना है। एम्प्लॉय आईडी में कर सकता हूँ क्या, एम्प्लॉय आईडी का मीन निकालूंगा, नहीं निकालूंगा, बिकॉज मैं उसको, नंबर तो लिखा हुआ है बट बेसिकली वो क्या है, कैटेगरी। आपका रोल नंबर है, ठीक है, अब किसी का रोल नंबर बड़ा है, 1 है, तो क्या मतलब वो सबसे बड़ा है क्लास में, नहीं, वो नंबर दिया हुआ है बट वो यूज हो रहा है एज अ कैटेगरी एक। ठीक है, समझ रहे बात। तो हाँ, है वो नंबर बट कैटेगरी की, तो इस तरह आईडीज भी जो होती है। अच्छा, अब ये हमारे पास दो कॉलम जो है वो कैसे हैं भाई, न्यूमेरिक कॉलम्स हैं, ठीक है। और ये दो कॉलम हमें कैसे नजर आ रहे हैं, कैटेगरिकल कॉलम नजर आ रहे हैं, और कैटेगरिकल में भी ये कैसे कॉलम है, नॉमिनल कॉलम्स हैं। अच्छा, जब ये नॉमिनल कॉलम्स हैं तो इज देयर एनी रिलेशनशिप ऑर्डर कोई पाया जाता है कि मैनेजर बड़ा है या अकाउंटेंट बड़ा है या इंजीनियर बड़ा है या ऑफिसर बड़ा है। नहीं, नहीं देखो, आप यहां तो कह सकते हो कि ऑफिसर छोटा है मैनेजर बड़ा है, लेकिन मैनेजर और इंजीनियर में कौन बड़ा है। अब देखो, एक कह रहा मैनेजर, एक कह रहा इंजीनियर, यही इस बात का सबूत है कि देयर इज नो यूनिवर्सल ऑर्डर। समझ रहे बात। अगर हर बंदे की अपनी राय है तो इसका मतलब यूनिवर्सल कोई चीज पाया नहीं जा रहा। समझ गए बात। तो इसका मतलब ये जो बाई नेचर क्या है, कैटेगरिकल डेटा जो है वो मौजूद है। अब होता ये है कि जब हम मशीन लर्निंग मॉडल्स बना रहे होते हैं, या हमें बचपन से ये बात पता है कि कंप्यूटर जो है वो एक ही जबान समझता है, और वो जबान कौन सी होती है, बाइनरी जबान होती है, 0 और 1 की। अब सवाल ये है कि भाई ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स तो बाइनरी में, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंप्यूटर इनको समझ लेगा, राइट। इन कैटेगरीज को कैसे समझेगा, एग्जाम में, एग्जाम में भी ABCD तक ही चलता है, 15 तक जाता है, एग्जाम 16 पे खत्म हो जाता है, 17 18 में क्या होगा। बात समझ में आ रही है कि इन कैटेगरीज को, इस कैटेगरिकल डेटा को कंप्यूटर जो है वो कैसे समझेगा। अच्छा, एक बात ये हो गई। आप कहें सर कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम इनको कोडेड नंबर असाइन कर देते हैं कि मैनेजर जो है वो 1 है, ऑफिसर जो है वो 0 है, ऑफिस बॉय जो है वो 2 है, अकाउंटेंट जो है वो 3 है, ऑफिस और मैनेजर जो है वो 4 है, इंजीनियर जो है वो 5 है। और रिप्लेसमेंट डाल देते हैं, एक लैम्डा फंक्शन लगाते हैं सबको, मैनेजर है तो 1, दिस है तो दिस है तो दिस, पूरा डाटा क्या हो जाएगा,
और हमारा डाटा किस में चला जाएगा, नंबर में चला जाएगा। ठीक है, और हमारा फाइनली डाटा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। लेकिन एक ब्लेंडर हम यहां कर गए। वो क्या ब्लेंडर है कि भाई हमारा जो मैनेजर और ऑफिसर और अकाउंटेंट थे, इनके दरमियान कोई यूनिवर्सल ऑर्डर नहीं था। आपने ऐसे नंबर इनको दे दिए जो कौन से नंबर हैं, न्यूमेरिकल और ऑर्डिनल टाइप है। ठीक है, जब अब कहीं अगर यहां पर लिखा होगा 5, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन 3। तो मॉडल भी क्या ट्रीट करेगा उनको, जहां बड़ी वैल्यू आएगी उसको बड़ा ट्रीट करेगा, छोटी वैल्यू आएगी छोटा ट्रीट करेगा। और ये चीज हमारे डेटा में नहीं थी जो हमने क्रिएट कर दी है, अनजाने में क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए। तो फिर इसका हल क्या है, नंबर्स में कैसे कन्वर्ट है? ये तो तुम कम्युनिज्म में चले गए। ठीक है, कि चाहे मैनेजर हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, सबकी तनख्वाह बराबर। ठीक, अब प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो इसका हल क्या है, और ये जितना भी, अब इजाफी बात सुन लें, जितना भी मशीन लर्निंग का और एआई का प्रोसेस है, आज मैं जितना भी टेक्स्ट लिख रहा हूं, ठीक है, उसका रेस्पॉन्स में एआई से मेरे पास आ रहा है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से आ रहा हो, चैट जीपीटी से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, तो वो तो टेक्स्ट है, सारा सारा टेक्सचुअल डेटा है। तो टेक्स्ट तो समझता ही नहीं कंप्यूटर, कंप्यूटर तो 1 0 समझता है। तो इसका मतलब ये है कि पीछे पूरी क्या हो रही है, कुछ प्रोसेस चल रहा है जो भी हम सीखने वाले हैं। भाई नंबर तो समझ ले रहा है वो, ठीक है, नंबर को तो समझ लेगा, आपने कहा डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया, समझ में आ गया। लेकिन जो सारा टेक्स्ट लिखे जा रहा हूं मैं, बड़ा बड़ा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखे जा रहा हूं। हाँ, ए का 65 है, 65 का बाइनरी बनाऊं, एप्पल लिखूंगा तो इतना बड़ा एस्की करेक्टर बन जाएगा। एप्पल लिखूं अगर मैं, तो ए का 65 उसका बाइनरी निकालेगा, पी का बाइनरी निकालेगा, फिर पी का उनको जोड़ के एप्पल बनाएगा, तो एप्पल का पहाड़ दादा बन जाएगा। वो चलेगा नहीं। और अगर वो चल भी जाए तो स्टिल छोटा बड़ा वाला चक्कर आ जाएगा उसमें। अगर मैं उसकी जगह मैं बोलूं ए की जगह 65 रख दो, बी की जगह 66 रख दो, तो 65 66 तो फिर वही मसले में आके फंस गए कि 66 बड़ा है, 65 छोटा है। जबकि ए और बी में ये रिलेशन है क्या कि ए छोटा है या बी बड़ा है? नहीं है। तो अब इसका हल ये होता है, इसका हल ये निकाला जाता है कि हम यहां पर इनकोडिंग करते हैं। क्या करते हैं? इनकोडिंग करते हैं। ऐसी इनकोडिंग करते हैं जो बाइनरी भी हो पर नंबर नहीं हो। यानी मॉडल जो है, सिस्टम जो है, उसको अंडरस्टैंड भी कर ले और दो नंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप भी उसको समझ में नहीं आए, क्रिएट ना हो। देखो इसके लिए क्या करते हैं, क्या, तो ये सबसे पहला जो हम करने जा रहे हैं इनकोडिंग। ठीक है, इस इनकोडिंग को हम कहते हैं वन हॉट इनकोडिंग। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे मेरे पास मेरे डेटा के अंदर मैं यहां से देखता हूं डेटा डॉट प्रॉब्लम। अगर समझ में आ गई है तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम ही में गड़बड़ है तो फिर कॉन्सेप्ट पढ़ाने का फायदा नहीं। तो आप लोग बता दें, पहले बात मुद्दा समझ में आ गया कि भाई प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब मेरे डेटा में जो है डेजिग्नेशन में कितने डेजिग्नेशन आ रहे हैं, 5 डेजिग्नेशन आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है। 5
5 डेजिग्नेशन है मेरे। क्या होगा देखो, यही डेजिग्नेशन हम क्या करेंगे, देखो भाई, अगर अगर मेरे डेटा में मैनेजर इनपुट में आ रहा है, तो सबसे पहली तो यह है कि वो सारी पूरी कैटेगरीज जो है वो सारी की सारी हम ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। अब अगर डेटा में आ रहा है रिकॉर्ड मैनेजर, तो अब पहले हम इनकोड कैसे कर रहे हैं, अगर मैनेजर आ रहा है तो ये वाला 1, बाकी सारे क्या हो जाएंगे। तो मैनेजर के लिए ये एक क्या बन गया, इनकोडेड वेक्टर बन गया, जिसके अंदर पहली बिट 1 है, बाकी सारी बिट्स क्या हैं, 0। इसी तरह, हाँ ट्रू एंड फॉल्स समझ लो इसको। इसी तरह अगर ऑफिसर आएगा तो फिर दूसरी बिट ऑन है और बाकी सारी क्या है, 0 है। फिर इसी तरह अकाउंटेंट, ऑफिस बॉय, बाकी 0। फिर अकाउंटेंट 1, बाकी 0। फिर इंजीनियर, अब ये हमारे पास यू सी के डायगोनल में सारे के सारे क्या नजर आ रहे हैं हमें, क्योंकि डायगोनल ही वो एरिया है जहां वो मीट कर रहा है ऑफिसर से ऑफिसर, ऑफिस बॉय से ऑफिस बॉय, अकाउंटेंट से अकाउंटेंट और इंजीनियर से इंजीनियर, ठीक है। नहीं बीसीडी नहीं है, बीसीडी से डिफरेंट है ये वन वर्ड इनकोडिंग है। अब वो जी, ये न्यूमेरिक तो हो गया, लेकिन ये अब अलग अलग कॉलम में जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं। अब ये जब हम इस पे इंडिकेटर निकालेंगे, डमी वेरिएबल्स निकालेंगे, तो यू विल सी कि अब ये एक वैल्यू के तौर पे नहीं जाएगा। देखो मैं यहां दिखाता हूं, सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लें वन नॉट इनकोडिंग की आप, जो आपको यहां नजर आ जाएंगी। सी, ये क्या नजर आ रहा है मुझे, कलर रेड ब्लू ग्रीन। क्या किए भाई, जितनी मेरी कैटेगरीज हैं उतने पहले कॉलम ऐड हो गए, कलर रेड, कलर ब्लू, कलर ग्रीन, कलर के अंदर जितनी कैटेगरीज थी वो ऐड हो गई, जस्ट लाइक दिस। ये मेरे पास कॉलम बन गए थे, डेजिग्नेशन मैनेजर, डेजिग्नेशन ऑफिसर, डेजिग्नेशन ऑफिस बॉय, डेजिग्नेशन अकाउंटेंट, डेजिग्नेशन इंजीनियर, राइट। उसके बाद क्या हुआ, जब अगर रेड है तो रेड 1 है, बाकी दोनों कॉलम में वैल्यू क्या है, 0, एंड सो ऑन, ब्लू एंड ग्रीन। और अगर कुछ रिपीट होगा तो फिर वही वेक्टर जो है वो रिपीट हो जाएगा। अच्छा, और आप देख लें, यहां पे नजर आ रहा है मुझे लाइक दिस, एप्पल लिखा हुआ है, कैटेगरिकल वैल्यू 1 2 3 1 3 और प्राइस ये लिखे हुए, लेकिन ये एप्पल को 1 दिया हुआ है, मैंगो को 2 दिया हुआ है, एप्पल को 1 दिया, ऑरेंज को 3 दिया। ये कैटेगरिकल वैल्यू है ना, ये नहीं करना है हमें, ये नहीं करना है हमें। हमने क्या करना पड़ेगा, फ्रूट एप्पल, फ्रूट मैंगो, फ्रूट ऑरेंज, ये अब इस कॉलम की रिप्लेसमेंट में जितनी कैटेगरीज हैं उतने क्या हो गए, कॉलम्स ऐड हो गए और उनकी जगह ये वैल्यू बन गई, ठीक है। अब हम इसको करके देखते हैं। सी, मैं यहां पे क्या कहता हूं, डेटा डॉट डेजिग्नेशन, क्या करो भाई तुम एक काम करो, पीडी डॉट गेट डमीज, किसकी डमीज दे दो मुझे, डेजिग्नेशन के कॉलम की डमीज दे दो। क्या नजर आ रहा है मुझे अभी, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहां मैं कर देता हूं इसकी डी टाइप इंटीजर, तो आपको क्या नजर आ रहा है, अब यहां पर इस डेटा में क्या हो रहा है भाई, इसका मतलब जो 0 रिकॉर्ड है उसका डेजिग्नेशन कितना है, मैनेजर। नहीं नहीं, उसका डेजिग्नेशन मैनेजर है, और फर्स्ट रिकॉर्ड में जो डेजिग्नेशन की कॉलम में वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑफिसर।
सेकंड रिकॉर्ड में दोबारा ऑफिसर, थर्ड रिकॉर्ड में मैनेजर। तो दिस इज हाउ वो कैटेगरीज जो है वो एक वेक्टर में कन्वर्ट हो गई, और 1 0 भी है और इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप भी नहीं। एग्जिस्टेंस की बात हो रही है कि इस कॉलम में कौन एग्जिस्ट, इस रिकॉर्ड में कौन एग्जिस्ट करता है, मैनेजर। अब यहां पर मैं क्या करता हूं कि जो डमीज हैं मैं इसको, अगर मैं पूरे डेटा की डमीज हासिल कर दूं, यहां बोल दूं भाई pd डॉट गेट डमीज, और यहां मैं कह दूं पूरा डेटा, और डी टाइप कह दूं इंटीजर, तो यू विल सी कि क्या क्या किया उसने। देखो पहले डेजिग्नेट एज चल रही, वो सब तो सही है ना नंबर से, डेजिग्नेशन अकाउंटेंट, डेजिग्नेशन इंजीनियर, डेजिग्नेशन मैनेजर, डेजिग्नेशन ऑफिस बॉय, डेजिग्नेशन ऑफिसर, फिर आगे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट अकाउंट, डिपार्टमेंट अकाउंट्स। अकाउंट और अकाउंट्स दो वैल्यूज हैं अलग अलग, इसलिए इसने अलग ट्रीट किया है उसको, ये हमारे टाइपो एरर की वजह से। डिपार्टमेंट एचआर, डिपार्टमेंट आईटी, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन। एज कैटेगरी छोटा, एज कैटेगरी बड़ा, एज कैटेगरी दरमियाना, उतने कॉलम ऐड कर दिए। अच्छा, इस फिनोमिना को जो यहां नजर आ रहा है कि बहुत सारे जीरोस ओनली वन, इसको कहते हैं स्पार्सिटी। क्या कहते हैं? स्पार्सिटी। कि भाई स्पार्सिटी जो है वो क्या चीज होती है? स्पार्सिटी को कहते हैं कि भाई रेफर्स टू अ डेटा सेट और मॉडल वेयर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यूज आर जीरो एंड क्लोज टू जीरो। ज्यादा वैल्यूज क्या है? जीरो है, एक आध जो है वैल्यू क्या होगी? नंबर के करीब होगी। तो इस वन हॉट इनकोड का एक डिसएडवांटेज ये है कि भाई इसके अंदर स्पार्सिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, कॉलम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इतने बढ़ जाते हैं बाज़ औक़ात कि बहुत ही सारे बढ़ जाते हैं। और मजे की बात ये होती है कि उस पूरे 20 50 100 कॉलम के अंदर एक ही वन खड़ा होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? ठीक है। अच्छा, ये चूंकि बेसिक बहुत ही इंतहाई बुनियादी वे ऑफ इनकोडिंग है जो अभी हमने देख लिया है, इसके बाद इसके बहुत सारे लेवल्स आ गए, इसके बहुत सारे लेवल्स आ गए। वन हॉट इनकोडिंग के बाद जो है ना वो हैश इंडेक्सिंग आ गई, बैग ऑफ वर्ड, बाइनरी बैग ऑफ वर्ड, ठीक है, एनग्राम्स। एंड आज जो दुनिया जितना भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रही है और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कर रही है, एनएलपी और एनएलयू जितना भी काम हो रहा है, आप भी पढ़ेंगे वो, उसके अंदर सारा का सारा डाटा जो टेक्स्ट का है वो क्या होता है? इनकोड हो जाता है नंबर्स के अंदर। और जो मोस्ट लेटेस्ट वे है इनकोडिंग का उसे एम्बेडिंग्स कहते हैं, आज के दौर में एम्बेडिंग्स कहते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो करते 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 एम्बेडिंग जो है वो अचीव करते हैं। हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। जी 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 जी। हाँ, सारा प्रोसेस अगर न्यूमेरिकल नहीं है तो कैटेगरी वो कन्वर्ट होगा सारा। ये बात समझ में आ गई? और ये हमने क्यों किया है ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्यों किया था जल्दी बताओ। ताकि उनके दरमियान जो नॉमिनलिटी है वो बरकरार रहे, ऑर्डिनलिटी क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि ऑर्डिनलिटी क्रिएट हो जाएगी तो मॉडल बिला वजह किसी को इंपॉर्टेंस देगा और किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, और गलत प्रिडिक्शन आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, गलत प्रिडिक्शन आना शुरू हो जाएगी। किसका? इसका इसका नुकसान ये है कि डेटा बहुत बढ़ गया, प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, कंप्यूटेशन ज्यादा चाहिए होगी। ये तो बहुत कम देखे हैं आपने। अगर मैं आपको कहूं एक पैराग्राफ है डेटा के अंदर, यहां पर कोई पैराग्राफ लिखा फीडबैक्स है, अब फीडबैक में किसी ने 5 लाइनें लिखने की 10 लाइनें लिखी हैं, ठीक है, और
मेरे पास क्या हुआ, मैंने 1000 लोगों का डेट फीडबैक है, उन 1000 लोगों के फीडबैक्स को निकाला, उनके अंदर से हर एक वर्ड को लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक वर्ड का क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा। और कुल मिला के वो 1000 लोगों का डाटा था, कोई 1200-1500 वर्ड्स निकल आए। अब हर वर्ड को मैंने ऐसे ही लाइन से रखा और हर एक का वेक्टर तरतीब दिया, तो 1500 का वेक्टर बनेगा एक वर्ड के लिए। वहां लिखा है ना हेलो, हेलो का सिर्फ हेलो जहाँ आ रहा है वहां 1 होगा, बाकी सारे 1499 क्या होंगे, 0 होंगे। लेकिन इसकी आगे मजीद टेक्निक्स है कि इसको कैसे सुकेड़ा जाए, कम से कम पे लेकर आया जाए। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता जब हम मशीन लर्निंग में आएंगे वहां ही पढ़ेंगे। ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं ये डमी वेरिएबल्स। और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आप लोग पढ़ के आए हुए पाइथन में, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ था आपको। स्ट्रिंग के काउंट्स, इंडेक्स, रिप्लेस, ज्वाइन, स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, लोअर, अपर, केस फोल्ड, सब पढ़ा ना ये। अबे भाई, ये घर से असाइनमेंट है तुम्हारा।